चलिए आज शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन। किसी बहुत अक्लमंद इंसान ने कहा है कि अगर कभी भी आपको मोशन के बारे में स्टडी करना हो तो आपको हमेशा उस मोशन में जो एक्सेलरेशन यूज हो रहा है उसके बारे में स्टडी करना चाहिए, और वो अक्लमंद इंसान मैं हूँ। ठीक है, मतलब ये कि आज के बाद आप हमेशा अपने दिमाग में बात रखेंगे कि अगर कभी भी आपको मोशन के बारे में आइडिया लगाना है कि मोशन कौन सा है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक्सेलरेशन कैसा है, ज़ीरो है या नहीं है। अगर ज़ीरो नहीं है मतलब ज़ीरो है या नहीं, अगर ज़ीरो है तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन अगर है तो उसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक्सेलरेशन फिक्स होगा या तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्हीं सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड होता है फॉर्मूला क्या लगाना है। नहीं तो आप भंवर में ही फंसे रह जाएंगे, भ्रम में ही रह जाएंगे कि आखिरकार फॉर्मूला हम कौन सा लगाएं। ठीक है, यानी अगर आपको कभी भी, अभी हम आखिरी बार फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको कभी भी कोई बॉडी मोशन करती हुई समझ में आए और उससे रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल या डेरिवेशन या फॉर्मूले यूज करने हैं, तो सबसे पहला सवाल जो तुम्हारे दिमाग में आएगा वो है कि एक्सेलरेशन क्या है और कैसा है। ठीक है, क्योंकि उसी के हिसाब से सारी कहानी आगे बढ़ेगी, जो कि आज अपना टॉपिक है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दिया आपने, टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें लिखिए दीज आर ऑफ टू टाइप्स। हेडिंग थी टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें लिखिए दीज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन यूनिफॉर्म मोशन, नंबर टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नंबर वन यूनिफॉर्म मोशन, नंबर टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हेडिंग डाल दिए यूनिफॉर्म मोशन। हेडिंग डालिए यूनिफॉर्म मोशन। मैंने क्लियर अभी भी कह दिया कि यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ फटाफट। The motion in which acceleration of body remains zero. The motion in which the acceleration of body remains zero remains zero. ठीक है, that is एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो वेक्टर। ठीक है, is called यूनिफॉर्म मोशन। मतलब मैंने एक्सेलरेशन के हिसाब से डेफिनेशन लिखवाई। एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होता है उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो इससे देखिए कुछ बातें हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। पहली बात कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन जीरो तभी आता है जब वेलोसिटी में किसी प्रकार का चेंज ना आया। ठीक है, तभी तो एक्सेलरेशन जीरो हो पाएगा। एक्सेलरेशन अगर नहीं हुआ है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम रहती है, इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन को अगर वेलोसिटी टर्म्स में हम डिफाइन करते तो क्या कहते हैं, अ मोशन इन विच द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन की दो प्रकार की डेफिनेशन आप समझ गए। एक एक्सेलरेशन के टर्म्स में ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। वेलोसिटी के टर्म्स में ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब भी आप बहुत अच्छे से समझ जाइए।
वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर तब रह पाती, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट तब रह पाती जब तक उसके दोनों एस्पेक्ट कांस्टेंट ना रहें। वेलोसिटी एक वेक्टर है और हर वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट तभी रह पाती है जब उसका स्पीड और उसका डायरेक्शन दोनों ही क्या रहे, सेम रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट तभी रहेगी जब स्पीड कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट मतलब सेम डायरेक्शन रहे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो इस मोशन का एकमात्र और इकलौता एग्जाम्पल है, ठीक है, क्या? When a body moves in a straight line with a constant speed, ठीक है, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चले, स्ट्रेट डायरेक्शन, सीधी डायरेक्शन में चले कांस्टेंट स्पीड के साथ। ठीक है, यानी अगर कोई एथलीट है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, ज़्यादा हो गया 5 मीटर है, चलो 2 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, तो एथलीट है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बिल्कुल सीधा भागता हुआ जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन भी फिक्स हो गया, उसका स्पीड भी फिक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उस एथलीट के मोशन को क्या कह सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स माय डियर, आपको पकड़ना पड़ेगा सिचुएशन, ये नहीं कि आपको कोई उंगली पकड़ा के बताएगा कि नहीं देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। मीन्स साइंस में जब न्यूमेरिकल सामने आता है तो सिचुएशन को देखकर पता समझना पड़ता है। अब जैसे मान लो नहीं कह रहे हैं कि हम एक्सेलरेशन 0 है, हमने बस यही एग्जांपल दे दिया, तुम्हें एथलीट वाला स्प्रिंटर वाला एग्जांपल दे दिया कि 2 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से वो लगातार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में दम हो तो समझ जाओ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, इसीलिए मैं हर तरीके का केस खोल रहा हूँ। एक्सेलरेशन के टर्म्स में आ जाए तो समझ जाना, वेलोसिटी टर्म्स में आ जाए तो समझ जाना, स्पीड और डायरेक्शन इसके टर्म्स में आ जाए तो भी समझ जाना। ठीक है, और इसमें तो फिर भी गलीमत है, इकलौता एग्जाम्पल है, कभी भी तुम्हें स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ कोई बॉडी दिखे कांस्टेंट स्पीड से, 100% मोशन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन with constant speed one and only example of यूनिफॉर्म मोशन, लिख भी दिया अलग से, इकलौता एग्जाम्पल है, ठीक है, याद रखना। यानी यूनिफॉर्म मोशन को पहचानना एटलीस्ट मैंने बहुत आसान कर ही दिया आपको। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन के, पूरा नोट कर लीजिए इसको। चलिए बेटे डाल दीजिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, अब पढ़िए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो भैया जिसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं होता उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। द मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी रिमेन्स नॉन जीरो, that is a vector is not equal to 0 is called non-uniform motion। समझ गए? non-uniform motion, ठीक है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं होगी। एक्सेलरेशन की 0 वैल्यू तभी नहीं होगी जब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में बस समानता नहीं होगी, मतलब 100%। भाई एक्सेलरेशन अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी शुरुआत में और आखिरी में अलग अलग पाई गई होगी, तभी एक्सेलरेशन 0 नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, या ये कहते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है। बात एक ही हो गई।
कांस्टेंट नहीं होना या वेरिएबल होना, बात एक ही हो गई। ठीक है, तो अब इसमें दो चांसेस, वेलोसिटी कांस्टेंट ना होने के तीन चांसेस होते हैं। इधर उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट ना हो, डायरेक्शन कांस्टेंट हो, और उसका डायरेक्शन कांस्टेंट ना हो, स्पीड कांस्टेंट हो, या दोनों ही कांस्टेंट ना हो। नहीं समझे? या तो उसकी स्पीड कांस्टेंट ना हो या तो डायरेक्शन कांस्टेंट ना हो। तीसरा केस, और बोथ नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। पल्ले बड़ी बात। ठीक है, यानी या तो बॉडी की स्पीड बदल रही हो, या स्पीड ना बदल रही हो, डायरेक्शन बदल रही हो, या दोनों ही चीजें बदल रही हो। तो उस कंडीशन में आप समझ जाएंगे देखते ही कि वो मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए? ठीक है, तो इस इकलौते एग्जाम्पल को छोड़ के दुनिया के सारे मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। लॉजिक लगाइए भाई, जब इकलौता यही एक एग्जाम्पल यूनिफॉर्म मोशन का है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी हर केस, ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में एनी काइंड ऑफ मोशन एक्सेप्ट, एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल एनी काइंड ऑफ मोशन एक्सेप्ट कौन सा, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक, ओके। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको हम एक फ्लो चार्ट बनवाएंगे जिसमें आपको हम ये लिखवा देंगे कि किस सिचुएशन में कौन से फॉर्मूले लगाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये याद रहेगा तो अभी से लेके भविष्य तक आपको बहुत हेल्प करेगा और आपको ये धोखा नहीं देगा कभी कभी किसी भी केस में। ठीक है, मतलब ये है कि आप बस सिचुएशन समझिएगा और तुरंत अपना ध्यान इस फ्लो चार्ट पे ले जाइएगा और आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा। बाय द वे ये अलग बात है कि अभी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात मोशन। ठीक है, मोशन किसके बिहाफ पे, ऑन द basis of acceleration। ठीक है, मोशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन। डिजाइन ज़्यादा बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, सीधा समझिए। मोशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन तो दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो गया है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला वो केस जिसमें एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, मैं वेक्टर फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने लास्ट में आपको बता दिया था कि हम भले ही हमारी सारी इक्वेशन v बराबर u प्लस ए डी वगैरह सब कुछ वेक्टर फॉर्म में होती हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम उनको वेक्टर फॉर्म में यूज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस करते हैं। ठीक है, इस वजह से हम बिना वेक्टर नोटेशन के यूज़ करेंगे, लेकिन प्रॉपर साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं अब कोई भी काम बिना वेक्टर नोटेशन के ही आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो दो सिचुएशन है अपने पास, एक वो वाला मोशन जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है, एक वो वाला मोशन जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं होती है। वो वाला मोशन जिसमें एक्सेलरेशन 0 होता है उसे हम यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वो वाला मोशन जिसमें एक्सेलरेशन 0 बराबर नहीं होता है उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं। ओके, इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन में इकलौता, मतलब एग्जांपल तो मैंने आपको दे ही दिए। ठीक है,
यूनिफॉर्म मोशन में इकलौती चीज जो हमें समझनी है वो है फॉर्मूला यूज, कि अगर हमको पता चल जाए कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले कि आप कैसे पहचानोगे यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपके पहचान में आ गया कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो इकलौता फॉर्मूला है भैया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला नहीं लगेगा। ना v बराबर u प्लस ad, ना s इक्वल टू ut प्लस rad स्क्वायर, ना v इक्वल टू u प्लस 2s, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई फॉर्मूला नहीं। ठीक है, मोशन से रिलेटेड सिर्फ एक यही फॉर्मूला है। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आ जाते हैं तो यहाँ पे फिर से दो ब्रांचेस हो जाते हैं। ठीक है, एक वो केस जिसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू जो भी आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, एक वो केस जिसमें एक्सेलरेशन का जो भी वैल्यू आएगा वो वेरिएबल रहेगा। ठीक है, बात समझ में? इस तरीके के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली। देखो कंफ्यूज ना होना, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, ये वाली कैटेगरी का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बाकी अंडरस्टूड है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है। नहीं, पढ़ने को तो हम पूरा पढ़ते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब सर नेम लगा के भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो इनका जो मेन फ्रंट नेम है वो आधा हमने जो टाइटल नेम है वो उसके लिए, इसमें क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बात समझ में आ गई? मतलब जब आपका दिमाग चले क्वेश्चन में तो सबसे पहले इस स्टेप पे है एक्सेलरेशन जीरो है कि नहीं। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इस फॉर्मूले में पहुंचना है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं तो फिर तो दो डिपार्टमेंट हो गए। ठीक है, अब अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होते हैं, फॉर्मूला यूज बहुत आसान है, कल पढ़ा चुके हैं आपको, कल ही पढ़ाया था। जब a की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो चार फॉर्मूले लगते हैं, v बराबर u प्लस ad, s इक्वल टू ut प्लस half ad स्क्वायर, v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s और s n इक्वल टू u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1। ठीक है, इसमें चार फॉर्मूले हैं अपने पास। एक है v इक्वल टू u प्लस ad, एक है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, एक है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और एक है s nth is equal to u plus a by 2 2n minus 1। यानी कि अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू फिक्स है माय डियर, तो इन चार के अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लग सकता। मींस इस केस में अगर आप स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते हैं तो आप निहायत मूर्ख हैं। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से ये डिपार्टमेंट इन चार फॉर्मूले के हिसाब से काम करता है। ठीक है, अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब ऐसा एक्सेलरेशन, ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन चेंज होता है। तो वैसे ये जो मेथड है यूनिवर्सल मेथड है। मेरी बात समझिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ, कह के तुरंत खत्म कर दूँ क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मेथड यूनिवर्सल मेथड है, मतलब ये इसमें जो मैं तुम्हें फॉर्मूले बताऊंगा वो यहाँ भी लगाए जा सकते हैं, वो यहाँ भी लगाए जा सकते हैं। बट दिक्कत क्या है, यहाँ फॉर्मूले जो आने वाले हैं वो सब वो कैलकुलस के हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के हैं, जो कि बच्चा जनरली कंफर्टेबल फील नहीं करता, स्पेशली शुरुआत में तो नहीं फील करता। ठीक है, तो मैं ये कह के बात ख़त्म कर रहा हूँ कि ये एकदम यूनिवर्सल ब्रांच है, मतलब इसके फॉर्मूले इस केस में तो लगेंगे ही लगेंगे, आप इन सब में भी लगा सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। ठीक है, सही से सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको अच्छे से आता है तो आप ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सवाल उठता है कि सर पूरा फोकस इसी पे क्यों नहीं किया गया, ये सब क्यों पढ़ाया गया? तो आंसर वही है कि इस सिचुएशन को इजीली सॉल्व करने के लिए ये मेथड है, इस सिचुएशन को इजीली टैकल करने के लिए ये मेथड है। अगर ये सिचुएशन हर जगह लगाओगे तो हर सवाल तुम्हारे लिए उतना ही खतरनाक हो जाएगा जितना ही है।
आएगा समझ में? इसलिए हम केवल नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही ये फॉर्मूले लगाते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। फॉर्मूले क्या है शिवा, ठीक है, SVA। अगर आपको कभी भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू t के टर्म्स में या वेलोसिटी की वैल्यू t के टर्म्स, मैंने ये बात बताई भी थी आपको कि जनरली क्या होता है, पहचान कैसे हो जाती है कि आप इस चीज़ का आइडिया लगाइए। अगर कैसे पता चलता है क्वेश्चन में इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन यूज ही हो जाएगा, उसका सबसे बेस्ट पहचान होता है कि आपको वैल्यू 100% t के टर्म्स में दी जाएंगी। जैसे कि हमने सवाल करवाए थे, आपको याद नहीं है, हमने इंस्टेंटेनियस और एवरेज वाले क्वेश्चन कराए थे, तो उस वक्त हमने ये बात बता दी थी आपको कि अगर फंक्शन में t आ रहा है क्वेश्चन में, समझ जाइएगा कि मामला कहाँ से है, इंटीग्रेशन या डिफरेंस। या तो आप इसे समझ जाइए कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ठीक है, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। क्वेश्चन में अगर t के फॉर्म में वैल्यूज चल रही है तो भी इसी डिपार्टमेंट का केस है, तो या तो आप क्वेश्चन को पढ़ते ही अंदाजा लगा ले जाओ कि एक्सेलरेशन एनी हाउ वेरिएबल है, ठीक है। तो शिवा क्या है, ऐसे तरीका बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया जाए और आपको वेलोसिटी चाहिए हो तो आप फॉर्मूला v बराबर ds/dt लगाएंगे, बताया था फॉर्मूला। अगर आपको वेलोसिटी पता चल गया और आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो a बराबर आप dv/dt लगाएंगे। मींस आपके पास डायरेक्टली जंप करने का कोई रास्ता नहीं है, मींस आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकाल लोगे। पहले आपको डिफरेंशिएट करके कहाँ पहुँचना पड़ेगा, वेलोसिटी तक, फिर वेलोसिटी से कहाँ जाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन तक। आई बात समझ में? अब मान लो उल्टा कर दिया जाए तुम्हारे साथ, मतलब तुम्हें दिया जाए एक्सेलरेशन, पूछा जाए वेलोसिटी। याद करिए मैंने स्टेटमेंट कहा था कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आया है तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाला जा सकता है, राइट। अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी लाया गया है तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट लाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर? तो ये है वो ब्रह्मास्त्र। इतना अगर आपको याद रहेगा तो आपको काइनेमैटिक्स कभी दर्द नहीं देगा। अगर इतना याद नहीं रहेगा तो काइनेमैटिक्स आपको हर चैप्टर में जगह जगह पर दर्द यूं ही देता रहेगा। चलिए, अब बेसिक कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ से आपको 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ना पड़ेगा। यानी कुल मिला के अब हम मोशन को क्लासिफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरी में, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन ऑफ मोशन, मतलब दिशाओं में, जितनी दिशाओं में मोशन हो रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ types of motion on the basis of dimension or direction of motion. तो बेसिकली मैथमेटिक्स द स्केलेटन ऑफ फिजिक्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो हम लोग डायरेक्शंस का जो हिसाब किताब है वो हम लोग मैथ्स के हिसाब से लेते हैं। मैथ्स के हिसाब से डायरेक्शन फिलहाल हम लोग कितनी पढ़नी है अपने सिलेबस में, 3, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, ठीक है। इसी वजह से हम लोग भी मोशन 3 दिशाओं वाला ही पढ़ेंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस ऑफ मोशन, on the basis of dimensions of motion, motion can be
classified into following three categories. Motion can be classified into following three categories. ठीक है. Number one, one dimensional motion. अभी नंबर 2 मत डालिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ कि व्हाट इज वन डायमेंशनल मोशन, व्हाट इज टू डायमेंशनल, व्हाट इज थ्री डायमेंशनल. ठीक है, पढ़ना केवल वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल ही है. ठीक है, समझना तीनों है. ठीक है, मतलब सिलेबस में केवल 1D और 2D ही है. ठीक है, तो वन डायमेंशनल मोशन अर्थात कोई बॉडी इस तरीके से चले कि उसका जो दिशा हो, मतलब उसकी जो पोजीशन को डिफाइन करने वाला जो कोऑर्डिनेट होता है, जो उसकी पोजीशन को डिफाइन करने वाला कोऑर्डिनेट होता है, उसका केवल एक ही चीज चेंज हो, या तो x, या तो y, या तो z. कोऑर्डिनेट में तीन चीजें होती हैं, x, y, z. ठीक है, तो अगर बॉडी इस प्रकार से मूव हो रही है कि समय के साथ साथ उसका केवल एक ही चीज चेंज हो, एक ही चीज शुरुआत से लेके आखिरी तक चेंज हो, ऐसा नहीं कि अभी x चेंज हो रहा थोड़ी देर बाद y चेंज हो गया. ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, यानी शुरुआत से आखिरी तक केवल एक ही चीज चेंज हो, उसे कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन. जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये y डायरेक्शन हो गई, ये z डायरेक्शन हो गई और ये x डायरेक्शन हो गई. ठीक है, एक कार है बढ़िया, मर्सिडीज, BMW, ये है. ठीक है, ओके. अब ये जो कार है वो शुरुआत से आखिरी तक मान लेते हैं वो इसी स्ट्रेट लाइन में चल रही है. अब ये ना कहना कार छोटी हो गई. ठीक है, तो मिला के अल्टीमेटली, ठीक है, तो कार ये जो चल रही है, अगर इसका कोऑर्डिनेट आप देखें, अगर मैं यहां पे इसका कोऑर्डिनेट मानूं तो फिलहाल क्या है, x1, 0, 0, x एक्सिस पे है, y और z 0 हो जाए. जब ये यहां पहुंची तो इसका क्या हो गया, x2, 0, 0. इसका मतलब क्या है, केवल x में ही परिवर्तन हो रहा है. जिस समय t1 था, टाइम t1 था, उस समय यहां पे था, और जिस समय t2 था उस समय यहां पे रह गया. यानी कि वन डायमेंशनल मोशन की डेफिनेशन समझ गए. वन डायमेंशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडी जब मूव करती है तो समय के साथ साथ उसकी पोजीशन को बताने वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं. तीन में से केवल और केवल एक ही बदलना चाहिए. ठीक है, इसी को मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहते हैं, इसी को वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, इसी को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. इसके तीन नाम हैं. ठीक है, तो आपने नंबर 1 जो हेडिंग डाली है वन डायमेंशनल मोशन, उसी के आगे लिखिए और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और रेक्टिलिनियर मोशन. और एग्जाम्पल के तौर पे इसको बना लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि वन डायमेंशनल मोशन में एग्जैक्टली गुरुजी ने डेफिनेशन के लिए क्या बताया था. ठीक है, y और z चेंज नहीं हो रहा है, केवल x चेंज हो रहा है. मतलब कोऑर्डिनेट में तीन चीजें होती हैं, तीन में से आखिरी तक सिर्फ एक ही चीज में बदलाव आना चाहिए. चलिए अब बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन की. ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन जिस प्रकार आप समझ में आ ही गया होगा कि वन डायमेंशनल मोशन में केवल एक चीज चेंज होती है, तो टू डायमेंशनल मोशन में दो चीजें चेंज होती है. ठीक है, अगर वन डायमेंशन में अगर आप एक और एग्जांपल भी करना चाहें तो कर सकते हैं. जैसे अगर किसी बॉडी को फ्री फॉल करा दिया जाए, फ्री फॉल मतलब ऊपर से नीचे छुआ दिया जाए इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया मान लेते हैं. जो अभी आपने लिखा था उसको एग्जांपल नंबर 1 कर लीजिए और इसको एग्जांपल नंबर 2 कर देते हैं. है ना, मतलब सारे केस बताए थे ना भैया, जो बात तुम लोग कहोगे नहीं गुरुजी ने ये डिस्कस ही नहीं किया था. अब ये मान लीजिए ये क्या है, क्या है, ये एक बिल्डिंग है, ईंटा लगे हैं. ठीक है, और ऊपर से किसी बॉडी को छुआ दिया गया है.
ये बॉडी लहर नहीं, सॉरी, वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी नीचे से, भावनाओं समझिए। आज हाथ लूमा जा रहा है हमारा, इतना घातक तरीके से कोई बॉडी नहीं गिरी होगी। हम सीधे ही चलाएंगे, बहुत बेइज्जती हो गई। ठीक है, हाँ भाई, तो बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये इसमें क्या हो रहा है, इसका केवल y डायमेंशन चेंज हो रहा है। मतलब अगर हम टाइम t1 यहाँ माने और थोड़ी देर बाद हम मान लो बॉडी यहाँ मान लेते हैं, तो टाइम मान लो t2 हो गया, है ना। अगर ये y एक्सिस एज्यूम कर ली जाए तो इसे x एज्यूम कर लिया जाए और इस जगह को z एज्यूम कर लिया जाए। देखिए, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट है वो 0, 0, y1, 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 0, y2, 0। ऐसे ही अगर वर्टिकली अपवर्ड फायर कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो रहा है, केवल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब 2 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं। तो 1 डायमेंशन में केवल एक ही चीज चेंज होती है, 2 डायमेंशन में एक साथ दो चीजें चेंज होती हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले एक चेंज होगी उसके बाद दूसरी चेंज होगी, साइमल्टेनियसली साथ साथ दोनों चीजें चेंज होगी। ठीक है, इसके 2 बेस्ट एग्जांपल मेरे पास हैं, एक सर्कुलर मोशन जो कि अपने सिलेबस में है और एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि अपने सिलेबस में है। ठीक है, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल पहले ना देखे, पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का देखते हैं। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस मान लेते हैं, जो भी है x y z, कुछ भी मैंने बताया भी था वेक्टर पढ़ाते वक्त कि आपकी फ्रीडम है कि आप क्या मानते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि आपने वो कैचम कैच वाला केस है, सर्दियों का मौसम आने वाला है तो है ना, ऐसे ओपन ग्राउंड में बच्चे बहुत खेलते हैं कि यू स्पीड से हमने किसी बॉल को उछाला जमीन से कुछ एंगल बना के, तो ये बॉल जो है ऐसे जाके दूसरा वाला लपक लेता है, लपक। ठीक है, तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ठीक है, अब आप समझिए कि कैसे ये 2 डायमेंशनल मोशन है। जिस समय आपने बॉडी को फेंका, ये केवल x और y में ही है, z में तो हो नहीं रहा कुछ। अगर आप इमेजिन करें इस जगह पर, इस जगह पे x1 है, y1 है, लेकिन z कितना है 0। जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आपका x x2 हो चुका है, y y2 हो चुका है, z अब भी 0 है। नहीं समझना, अरे भाई x ये हो गया, x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, करस्पॉन्डिंगली y1 ये हो गया, y2 ये हो गया। गलत कह रहे हैं कुछ। ठीक है, ठीक है, यानी समय अगर हम इस जगह पर समय t1 ले लें और इस जगह पर समय t2 ले लें, ठीक है ना, तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन इज एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। मतलब समय के साथ साथ बॉडी जब चल रही है तो उसकी पोजीशन को बताने वाला जो कोऑर्डिनेट है उसके 2 वेरिएबल साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं, x भी और y। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल मोशन का ये एग्जांपल है। आप अगर सर्कुलर मोशन को ले लीजिए तो दैट विल आल्सो बी एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। कैसे, जैसे ये z है और ये मान लीजिए ये सर्किल हो गया, सर्कुलर पाथ पे कोई चीज चल रही है, तो ऑब्वियसली आपने कहाँ शो किया है इसको, x और y प्लेन पे शो किया है, z पे नहीं शो किया। तो अगर आप यहाँ की बात करते हैं इस जगह पे, तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1, ये y1 और z कितना हो गया 0। थोड़ी देर बाद घूमी करके यहाँ पहुंच गया, कोऑर्डिनेट कितना हो गया x2, y2 और 0। थोड़ी देर बाद घूमी करके यहाँ पहुंच गया, कोऑर्डिनेट क्या हो गया x3, y3 और 0। मतलब ये रहा x1, करस्पॉन्डिंगली ये हो गया y1। नहीं समझे, बोलो। जैसे यहाँ पे था, ये करस्पॉन्डिंगली क्या हो गया x1, इसके करस्पॉन्डिंग ये y1, इसके करस्पॉन्डिंग ये x2, इसके करस्पॉन्डिंग ये x2 और इसके करस्पॉन्डिंग ये y2। समझ में आ गई। इन द सेम वे यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग ये x, ये क्या है y2 हो गया
तो इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या हो गया, x2 हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या हो गया, y3 हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या हो गया, x3 हो गया। नहीं समझे बात को? तो अलग अलग समय पर अलग अलग काम हुआ। जब यहाँ पे टाइम था t1 तब ये हुआ, जब टाइम यहाँ पे t2 था तब यहाँ पहुंच गए, जब टाइम हमारा t3 हो गया तो यहाँ पहुंच गए। मतलब समय के साथ साथ x और y एक साथ चेंज हो रहे हैं। दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड व्हाट, टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन अ प्लेन। तो आपने हेडिंग यहाँ पे डाली है, ठीक है, क्या टू डायमेंशनल मोशन नहीं डाली आपने, उसके आगे और लगा के लिख दीजिए मोशन इन अ प्लेन। हेडिंग हमने नहीं बोली थी क्या? चलिए हेडिंग बोल रहे हैं, पहले हेडिंग लिखिए उसके बाद आप आगे काम करिए। हेडिंग नंबर 2 है टू डायमेंशनल मोशन। पहले वाले में वन डायमेंशनल मोशन लिखवाया था ना, हाँ, टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन अ प्लेन। टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन अ प्लेन। हेडिंग डालने के बाद इन दोनों को आप एज अ एग्जांपल कॉपी कर लीजिए। टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन अ प्लेन। चलिए अब बात कर लेते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में। तो हेडिंग डालिए थ्री डायमेंशनल मोशन। बाय द वे थ्री डायमेंशनल मोशन का ना ही न्यूमेरिकल पढ़ना है ना ही कुछ पढ़ना है, बस ये है कि थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में आप समझ लीजिए। थ्री डायमेंशनल मोशन का दूसरा नाम है मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस, ठीक है। तो थ्री डायमेंशन मोशन में समय के साथ साथ तीसरा कोऑर्डिनेट भी बाकी दो के साथ चेंज हो रहा है, यानी एक्स वाई जेड तीनों चेंज होंगे। बाय द वे बोर्ड भी हमारा जो है या आपकी कॉपी जो है वो भी टू डायमेंशनल है, तो थ्री डायमेंशन को शो करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट मैं थोड़ा सा एफर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझाया जा सके। ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। मान लीजिए कि ये इस प्रकार से ये हो गया, ठीक, और इधर से कोई चीज फेंक दी गई, वो कैसे गिरी, थ्री लग रहा है, ठीक। आपने इधर से फेंका, इधर गिरा, तो आप देखिए इधर थोड़ा सा एक्स में भी आगे बढ़ा, इधर जेड में भी आगे बढ़ा और ऊपर जाके नीचे आया, यानी वाई में भी जाके वापस आया, ठीक है। बात समझ में है कि नहीं है? ठीक है, यानी इस जगह पे अगर आप नोटिस करें, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है, और यहाँ पे जब ये आ गया है तो कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 आ गया है, ठीक है। ये एट टाइम t1 है और ये एट टाइम t2 है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो तीनों चीजें साथ साथ चेंज हो रही हैं, इस वजह से ये इट इज अ मोशन इन थ्री डायमेंशंस।